सा विद्या या विमुक्त है। सर, आज हर युवा का सपना रहता है कि वह राजकीय सेवा में जाए। तो सर, आपका राजकीय सेवा में चयन कैसे हुआ? ट्रांसफर करा देंगे और नेताजी का एक बाड़मेर और जैसलमेर तक आपको भेज देंगे। मैंने कहा कि अगर आप बाड़मेर जैसलमेर तक भेज सकते हैं, थोड़ा और धक्का देना तो मैं पाकिस्तान तक पहुंच जाऊंगा। तो आपको जो है वो बेणेश्वर की घाटी नहीं चढ़ने देंगे, और स्कूल साकर का या ठीक है बानेश्वर की घाटी नहीं चढ़ने देंगे, और तलवारों से काट डालेंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे सफर में गांव का कैसा सहयोग रहा सर? कहते हैं कि पूरी धरा दे तो और बात है, पर तू साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चलते हैं, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो पीएम श्री राउमावी लोहारिया, कुछ जगह सिर्फ इमारतें नहीं होती, वे सोच गिरती हैं, संस्कार बोती हैं और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तैयार करती है। जैसे ही हम पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहारिया में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले हमारा स्वागत करते हैं जलधारा में नहाए हुए भगवान शिव, जो केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि यह संदेश देते हैं कि इस विद्यालय में शिक्षा की शुरुआत शांति, संतुलन और शुद्धता से होती है। आगे बढ़ते ही दीवारें बोलने लगती हैं, वृक्षों के महत्व की कहानी सुनाती हुई, जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते बल्कि जीवन देते हैं, सांस देते हैं और जिम्मेदारी निभाना सिखाते हैं। यह शिक्षा किताबों से पहले प्रकृति से जुड़ती है, फिर नजर जाती है सूर्य नमस्कार के उस सुंदर चित्र पर जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ जोड़ता है, और वहां बना सेल्फी पॉइंट मुस्कान के साथ साथ संस्कारों को भी कैमरे में कैद कर लेता है, यह समझाते हुए कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ भविष्य की नींव है। विद्यालय परिसर में बच्चों के लिए स्वच्छ पानी की बेहतरीन व्यवस्था यह बताती है कि यहाँ केवल पढ़ाई नहीं बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य की भी पूरी चिंता की जाती है। प्रार्थना सभा का वह दृश्य जहाँ सैकड़ों बच्चे की आवाज अनुशासन, एकता और नैतिक मूल्यों को जन्म देती है, और यहीं से हर दिन की शुरुआत संस्कारों के साथ होती है। विद्यालय के केंद्र में विराजमान माँ सरस्वती का मंदिर यह सिखाता है कि ज्ञान सिर्फ विषय नहीं बल्कि एक साधना है, जहाँ विद्या अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता और श्रद्धा मांगती है। और जब हम विद्यालय के स्टाफ रूम में पहुंचे तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी कलेक्टर या मुख्यमंत्री का कार्यालय हो। यह वातावरण बताता है कि पीएम श्री राउमावी लोहारिया में शिक्षक केवल कर्मचारी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता माने जाते हैं। यह विद्यालय सिर्फ परीक्षा पास कराने की जगह नहीं बल्कि संस्कार, स्वास्थ्य और समग्र विकास का एक जीवंत केंद्र है। आइए पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहरिया की इस प्रेरणादायक यात्रा को करीब से जानते हैं आज के इस विशेष पॉडकास्ट में। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार जोशी, फाउंडर द संदीप शो। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु जी पंड्या। आज हम उनसे जानेंगे उनके प्रधानाचार्य और उनके जीवन की जीवनी जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम सर का स्वागत करते हैं। सर, द संदीप शो में दिल की गहराइयों से सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपके बचपन और जीवन के संस्कारों के बारे में जानना चाहेंगे सर। जी सर, मेरा बचपन जो है, मेरा जन्म एक मध्यम परिवार वर्गीय परिवार में हुआ है, और किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है वो एक तो भारत भूमि पे होना और फिर अच्छे संस्कारी परिवार में होना बहुत बड़ा गौरव की बात है, और यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और मेरे दादाजी क्योंकि शुरू से ही अपने बच्चों को संस्कार देते हुए आए, वही मेरे पिताजी के माध्यम से हम पूरे परिवार में हैं। सर, जैसे कि आपने अपने संस्कारों के बारे में बताया, तो सर आपका शिक्षा का स्तर कैसा रहा सर? शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? सर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरे दादाजी जो थे उस समय में विद्यालय की सुविधा नहीं थी। आज से जब 50, 60, 70 साल पहले जब भारत आज़ाद ही हुआ था तो सभी बच्चों को बुला करके वो चिमनी में रात को पढ़ाते थे। तो पूरी रात भर वो बच्चों को पढ़ाते थे और सुबह वो पूजा पाठ करते थे। तो पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाए, तो उसका यह ईश्वरीय आशीर्वाद मिला कि हमारे जो ताऊ जी थे या मेरे चाचा जी थे या मेरे पिताजी थे, वो सभी अच्छा पढ़ लिख करके वो सरकारी सेवाओं में आए, और मेरे पिताजी भी प्रधानाचार्य रहे हैं और प्रधानाचार्य पद से रिटायर्ड हुए हैं। मेरी माताजी भी प्राध्यापिका पद से सेवानिवृत्त हुई, तो उसका हमें बहुत अच्छा लाभ मिला। और मुझ में जहाँ तक समझता हूँ कि शुरू से ही मैं पढ़ने में ठीक ठाक था,
और इसी विद्यालय में मैं जहाँ पर अभी प्रधानाचार्य हूँ, जी सर। पीएम श्री राऊ मावी लोहारिया, इसी विद्यालय में मैंने पढ़ाई की है और यहीं पर मैंने अपने संस्कारों की और शिक्षा की नींव रखी है। जी सर। सर आज हर युवा का सपना रहता है कि वह राजकीय सेवा में जाए, तो सर आपका राजकीय सेवा में चयन कैसे हुआ? जी सर, जब मैं बीएड की ही थी और उसी समय सबसे पहले जो आरपीएससी का 2005 में परीक्षा हुई थी, पहली परीक्षा, जी तो उसी समय मैंने भी परीक्षा दी थी और उसी से मेरा उसमें सिलेक्शन भी हुआ। और 6 महीने मैंने नौकरी की और फिर मेरा सेकंड ग्रेड में सीधी भर्ती से सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में फिर 3-4 महीनों बाद में वो भी छोड़ करके फिर उदयपुर मंडल में फिर एक सेकंड ग्रेड की वो परीक्षा हुई, उसको मैंने वापस दी, तो वो छोड़ करके फिर मैं वापस यहाँ लोहारिया में पदस्थापित हुआ। ये मेरी तीसरी सेवा थी। जी सर, वहाँ से सर सेकंड ग्रेड से प्रिंसिपल कैसे बने सर? हाँ सर, तो 10 साल मैंने लोहारिया में ही अपनी सेवाएं दी। सेकंड ग्रेड में? सेकंड ग्रेड में वरिष्ठ अध्यापक के जी। रूप में अंग्रेजी में यहाँ पर पढ़ाया, अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापक के रूप जी। में। और उसके बाद में 2015 में व्याख्याता के रूप में मैं इतिहास में वहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ा बड़ा पालोदा के पास में ही है, जी तो वहाँ पर मेरा जो है वो अपॉइंटमेंट हुआ। मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर सेवाएं देने के बाद में उप प्रधानाचार्य के पद पर मेरा प्रमोशन हुआ और उप प्रधानाचार्य से फिर प्रधानाचार्य के पद पर प्रमोशन। तो सर प्रधानाचार्य के पद पर सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ रही? प्रधानाचार्य के रूप में मेरी सबसे पहली पोस्टिंग अगर वहाँ पर जैसे 2 प्रकार के प्रोसेस थे। जी जैसे ऑनलाइन प्रोसेस अगर माने जी मूल प्रधानाचार्य पद, जी। तो मुझे साकरखाइया का दायित्व मिला। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साकरखाइया, जी पास में ही गांव है, बेणेश्वर से लगता हुआ, और वो लेकिन डूंगरपुर जिले में पड़ता है। और उससे पहले मैं जब उप प्रधानाचार्य यहाँ पर था लोहारिया में, वहीं से हमको प्रधानाचार्य मान लिया गया था और 2 महीने हमने ऑनलाइन ऑफलाइन प्रधानाचार्य थे और ऑनलाइन उप प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ लोहारिया में सेवाएं दी। जब एक पद प्रधानाचार्य के पद पर आप बैठता है, कौन सी समस्याओं का या कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उस समय? जी सर, यह बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जब मैं वरिष्ठ अध्यापक था और उसके बाद मैं व्याख्याता बना, तो मेरी सोच एक निश्चित दायरे में थी कि मुझे मेरे जो कक्षा हैं उनको पढ़ाना है और मुझे जो प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा कहा जाता है कि आपको ये देखना है, उतना ही मेरे को करना था। उसके अतिरिक्त मैं सोचता जरूर था लेकिन करने का कभी वो नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रधानाचार्य का दायित्व मिलता है तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती। हमें विद्यालय भी देखना है, शैक्षणिक विकास भी देखना है, भौतिक विकास भी देखना है, सहशैक्षिक गतिविधियों को भी देखना है और समाज को विद्यालय से कैसे जोड़ना है ये भी देखना है, और विद्यालय के बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो यह भी देखना होता है। तो उसके हिसाब से हमारा विजन जो है वो व्यापक हो जाता है, ब्रॉड विजन होता है, जो एक प्रधानाचार्य के रूप बनने के बाद ही मुझे इसका पता चल पाया। जी, तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि सबसे पहले तो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, भौतिक सुख सुविधा, तो ये सारी चीजें सर आपने इन सभी पर आपने कैसे कार्य किया सर? पहले मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ा बड़ा में था, वहां पर लेक्चरर था मैं जी। लेकिन वहां का चार्ज मुझे दिया गया था। तो 4 देने के बाद मैंने बहुत सारी चीजों पर प्रयोग किए कि यार किस तरह से हम एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में भौतिक विकास एक तरह से बड़ी चुनौती रहती है, साथ ही बच्चों स्टाफ की कमी रहती ही है, क्योंकि सब जगह इतना स्टाफ पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है। तो स्टाफ की कमी के साथ में भौतिक सुविधाओं को पूर्ण करना जी, तो उसके लिए मैंने एक ही बात तय की थी कि समाज को विद्यालय से जोड़ेंगे तो स्वतः विकास होता जाएगा, अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ेंगे तो विद्यालय का विकास बहुत अच्छा होगा। साथ ही बच्चों में भी यह रहेगा कि नहीं, हमारे माता पिता हमारे अभिभावक सब विद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो उसका बहुत अच्छा परिणाम निकलता है और उसका परिणाम मुझे साकरखाइया वहाँ कोटड़ा स्कूल में जरूर मिला। जी, तो सर उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ रही?
कोटड़ा से फिर मुझे उप प्रधानाचार्य के रूप में लोहारिया में यहाँ पर दायित्व मिला। जी और लोहारिया मैं चाह करके ही आया था, क्योंकि मेरा खुद का विद्यालय था और मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। जी तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा स्टाफ है। लोहारिया बहुत माना हुआ और प्रतिष्ठित विद्यालय है जिले का। जी तो यहाँ पर आने के बाद मैंने महसूस किया कि बच्चों के लिए अब कुछ नया करें। तो बच्चों को हमने प्रार्थना में जैसे उनको आईडी कार्ड बनवाना, तो उनके आईडी कार्ड से प्रार्थना में एक सुसज्जित अवस्था में बैठाना, फिर प्रार्थना में जितने भी वाद्य यंत्र की कमी थी उसको पूरा किया, तो उससे बच्चों में सरसता पैदा हुई और वो बच्चे प्रार्थना में आने लगे। जी फिर प्रार्थना के माध्यम से हमने उनको समझाने की कोशिश की, तो उससे उनको लगा कि नहीं यार हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं। फिर खेल खिलाने की हमने सुविधाएं विकसित की, तो छोटे छोटे जो बच्चे थे वो खेल खेल में जुड़ते गए। तो खेल खेल में जो शिक्षा देने का कार्य है वो छोटे बच्चों के लिए हुआ। बड़े बच्चों के लिए हमने एक दत्तक योजना भी चलाई। दत्तक योजना ये कि प्रत्येक टीचर को 10-10 बच्चे गोद दे दिए गए। उसमें ये कहा गया कि आप इन बच्चों को जाकर के वहां पर घर पर जाकर संपर्क करें। तो लगभग हर शिक्षक वहां पर जाकर के अपने उनके पढ़ने का समय हम ले लेते हैं कि आपका पढ़ने का समय कितना है, उस हिसाब से फिर हम उनके घर पर पहुंचते हैं और उनके घर वालों से संपर्क करते हैं और घर वाले बताते हैं कि हमें ये इस समय पढ़ता है। फिर हम क्रॉस टैली भी करते हैं, तो उससे बच्चों के मन में भी ये रहता है नहीं है शिक्षक कभी भी आते हैं, रात को 11 बजे तक भी हम वहां पहुंच जाते हैं। सर जैसे अभी आपका जो पदभार है वो पीएम श्री स्कूल लोहारिया में आपका पद ग्रहण है, और जैसे ही सर हम गेट के अंदर एंट्री किया तो सर एक शिव जी की प्रतिमा लगी हुई है जहां से जलधारा बह रही है। आगे आकर हमने देखा कि एक वृक्ष के कितने सारे लाभ हो सकते हैं आम जीवन में, वो हमने देखा। उसके बाद एक सेल्फी पॉइंट देखा, सूर्य नमस्कार का एक चित्र देखा, बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था देखी। ये सारी चीजें सर आपने सर्वांगीण विकास की जो हम बात कर रहे थे, तो ये सारी चीजें सर आपने कैसे संभव करके दिखाई? क्योंकि आपका काम तो सिर्फ शिक्षा देना है, तो इन सारी चीजों का समावेश आपने करके एक ऐसा विद्यालय कैसे बनाया सर? जी सर, एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि एक शिक्षक की भूमिका शिक्षा देने तक है। जी समाज में भी यही है कि हम जब भी कोई नया करते हैं, अरे यार आप शिक्षक हैं, आप तो कल पढ़ाओ बच्चों को। जी लेकिन मेरा ये मानना है कि समाज को सही दशा और दिशा देना यह शिक्षक का प्रथम कर्तव्य है। एक बच्चा केवल उसको किताबी ज्ञान तो कम से परिपूरित कर देना या पूर्ण कर देना ही उसका उद्देश्य नहीं होता है, अभी तो उसको संस्कारवान बनाना। इसीलिए कहा है विद्या ददाति विनयम, तो सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो संस्कारित करे, विनम्रता दे और आगे बढ़े। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने धर्म से जोड़ने के लिए हमने शिव से जोड़ा, पर प्रकृति से जोड़ने के लिए हमने वो जो आपने पेड़ की बात करी उससे हमने उसको जोड़ा है। जी शारीरिक पुष्टि के लिए और बल बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए हमने योग और सूर्य नमस्कार जैसी चीजों को जोड़ा है। और साथ ही इस जीवन में सुंदरता को बढ़ाने के लिए सेल्फी पॉइंट को जोड़ा है। तो सारी चीजों को एक साथ समावेश करने के लिए, और ये छोटा सा संसार है, ये विद्यालय भी एक छोटा सा समाज है, समाज का प्रतिरूप है। इसलिए यहाँ पर वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जो समाज में मिलती है, उसी को ध्यान में रख करके ये सारा किया गया। सर ये सारी गवर्नमेंट से आया वो फंड था या आपने भामाशाह को तैयार किया था? गवर्नमेंट से ये जो सेल्फी पॉइंट है उसके लिए महज 25,000 रुपये का फंड हमारे पास आया था, और ये कहा गया था कि आप एक ऐसा सेल्फी पॉइंट आप बनाएं जिसमें मतलब बच्चे फोटो खींच सकें। जी फिर हम सब ने मिलकर के, हमारे सभी ग्रामीणों ने, समाजजनों ने और विद्यालय के स्टाफ साथियों ने सबने मिलकर विचार किया कि हम कुछ ऐसा नया करें कि राजस्थान में कहीं भी किसी विद्यालय में नहीं हो। तो फिर हमने मिलकर के ऐसा ये सेल्फी पॉइंट जीवंत है और उसमें झरना बहता है, तो झरने की आवाज एक तो मन को संतुष्ट करती है, शांत भी करती है। जी बिल्कुल सर। और बच्चों को बड़ा आनंदित करती है। जी तो इससे लोग जब ये बना तो बहुत लंबे समय तक जो है वो लोग ये देखने के लिए आते सेल्फी पॉइंट में फोटो खिंचाना है। तो ये विद्यालय के लिए भी अच्छा है और पूरे राजस्थान में यह पहला सेल्फी पॉइंट है
जो इस तरह से बना हुआ है विद्यालय। सर जैसे कि लोहारिया को हम जैसे देखते हैं तो एक आर्थिक रूप से मजबूत गांव दिखता है और यहाँ पे बहुत सारे भामाशाह भी हैं जो विद्यालय विकास में अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। तो सर आपने साखरखाई जैसे विद्यालय में कैसे सर्वांगीण विकास किया सर? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे देखा जाए तो लोहारिया समृद्ध गांव है, भामाशाहों का गांव है। जी। और मुझे सर्वाधिक आशीर्वाद मिला जब भी मैंने किसी भी भामाशाह को यहाँ पर आमंत्रित किया। जैसे अभी आपने बाहर एक गेट देखा, वो हमारे श्रीपाल जी वोरा हैं, यहाँ पर पधारे थे निःशुल्क साइकिल वितरण के मुख्य अतिथि बनकर के। जी। तो वो यहाँ पर पधारे, तो यहाँ पर उन्होंने घोषणा की कि मैं इस विद्यालय में पढ़ा हूँ और मैं 31,000 रुपये यहाँ पर भेंट करता हूँ। जी। फिर हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। जब हम स्टाफ ऑफिस में जाकर के बैठे और श्रीपाल जी सर से मैंने निवेदन किया, सर आपको 31,000 रुपये देंगे और हम खर्च कर देंगे, इसका कहीं उद्देश्य विहीन हो जाएगा मामला। हम चाहते हैं कि आप ऐसी चीज भेंट करें जो स्थायी हो जाए और हमेशा के लिए चिर स्थायी हो जाए। जी बिल्कुल। ये बात उनको अच्छी लगी। फिर उनका कि क्या कर सकते हैं, तो फिर मैंने वो गेट का प्रस्ताव रखा। फिर उनको कहा कि 1,00,000 1,50,000 तक हो जाएगा, तो उनका वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारी बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने कहा कि यार मेरे को भी लग रहा है कि मैं कितना दे दूं इस विद्यालय, ऐसा मेरा समर्पण बढ़ रहा है। और आप यकीन मानिए कि वो गेट जो उन्होंने 31,000 की घोषणा की थी, वो 3,15,000 में जाकर के पूरी हुई। इसी तरह हमारे एक भामाशाह आए थे, मुकुट बिहारी जी दवे, वो मुख्य अतिथि बनकर के आए थे विदाई समारोह कार्यक्रम में। तो वहां पर उन्होंने कहा कि मतलब वो आपस में बातें कर रहे थे, मैं पास में बैठा सुन रहा था। वो कह रहे थे कि 1,100 रुपये अपने को करने हैं। फिर धीरे धीरे वो कार्यक्रम पूरा हुआ, तब उन्होंने घोषणा नहीं की। और यहाँ पर आए, जब ये स्टाफ रूम देखा तो उनको लगा कि यार उन्होंने अपने भाई से कहा अपन एक काम करते हैं, 51,000 रुपये कर देते हैं। फिर वो सेल्फी पॉइंट पर ले गए। जब वहां पर जाकर के उन्होंने कहा अपने भाई यार एक काम करते हैं यार 71,000 दे देते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं देंगे। फिर हम अंदर गए, चाय पानी की। फिर मैंने उनसे वही बात रखी। फिर उन्होंने कहा कि आप ये सेल्फी पॉइंट जो है वही गोद ले लीजिए, आप 71,000 तो दे ही रहे हैं, तो 5-25,000 रुपये और जोड़ दीजिए। और आपका ये सेल्फी पॉइंट आपके उनके धर्म पत्नी का देहांत हो गया था, तो उनकी स्मृति में करने का था। तो उन्होंने घोषणा कर दी। हमने कहा कि आपके स्मृति का पत्थर लगा देते हैं, तो उनका नहीं, अभी नहीं लगेगा, मैं जिस दिन दूंगा। तो उन्होंने अब देने का 6 महीने का समय दिया। मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 6 महीने में दे दूंगा। तो कहा 1,100 से हम उसको 1,00,000 में ले गए। बिल्कुल तो ऐसा यह गाँव था जी। जब मैं यहाँ से साकरखाया गया तो मुझे किसी ने कहा कि सर यहाँ पे तो ऐसे बड़े बड़े भामाशाह थे, अब वहाँ साकरखाया में आपको बड़ी चुनौती है, और वहां पर अगर आप करके दिखाओ तो हम माने कि वास्तव में आप भामाशाह ढूंढ जी। बस इसी लाइन मेरे लिए एक मोटिव का काम कर गई जी। मैं लगातार सोचता रहा क्या कर सकते, क्योंकि साकरखाया जो गांव है वो बहुत ही गरीब क्षेत्र है, जनजाति वर्ग का क्षेत्र और बहुत गरीब है और अशिक्षा भी ज्यादा है। अब वहां पर स्थितियां इतनी अनुकूल नहीं थी, मैं किसी को बुलाऊं और वो 1,100 रुपये दे दे, वो बहुत बड़ी बात थी। फिर हमने बहुत विचार किया और फिर मैंने प्लानिंग की कि यार जो पुरानी जो रीति रिवाज है जी। उनको नए रूप में हम पेश करें जी। उसी समय क्या हुआ, वो एक बिल्डिंग वहां पर झालावाड़ में गिरी और बहुत सारे बच्चे दब करके मर गए जी। जिसके कारण वहां पर बहुत सब जगह ऐसा हो रहा था। मैंने गांव वालों को बुला के समझाया कि अपने भी कुछ बिल्डिंग गिर सकती है ऐसी है, तो क्यों नहीं अपन एक काम करते हैं कि अपना जो नोतरा प्रथा है, जो पुराना रीति रिवाज चलता हुआ आ रहा है समाज, लेकिन उसको शिक्षा के क्षेत्र में लागू कर दी। हर जगह यह जाना चाहिए कि हमारा आदिवासी जागृत हो चुका है, हमारा आदिवासी अब शिक्षा के लिए नोतरा कर रहा है। यह पहला प्रयास था और सभी लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया और इस तरह से हमने ये नोतरा प्रथा किया, जिसमें बहुत अच्छी हमने एक धनराशि कलेक्ट की और पूरे समाज में जागृति फैलाई। वो एक बहुत बड़ी बात है जी। सर आपने नोतरा प्रथा को चलाकर सर कितनी अनुमानित कितनी राशि आपने कलेक्ट की थी? जी सर, नोतरा प्रथा में उस दिन 17.5 लाख रुपए हमारे इकट्ठे हुए थे जी। और बाद में कुछ लोगों ने और अपनी इच्छा जाहिर की और लगभग 18 लाख रुपए के तक तो वहां पर राशि इकट्ठी हुई। उसके पश्चात कुछ घोषणाएं भी हुई, जैसे हमारे वहां आसपुर के पूर्व विधायक महोदय गोपीचंद जी मीणा जी जो घोषणा करके गए थे कि भाई हम
एक बड़ा कक्ष बनाएंगे। जी और साथ ही वर्तमान में वहाँ के जो विधायक है उमेश जी मीणा, उन्होंने भी घोषणा की हुई हम भी ये बजट में एक हॉल बनाने का प्रस्ताव भेजेंगे। जी, और जी। अगर वो दोनों अगर हो जाते हैं तो लगभग ये मुझे लगता है 40 लाख से ऊपर का कलेक्शन माना जी जाएगा। जी साकर खैया का। साकर खाई स्कूल है जो बहुत बड़ा कलेक्शन है। इसको देखने इसके पश्चात वहां पर एक तरह से क्रांति आ गई। वहां कम से कम 5 से 7 स्कूलों में ऐसा नौतरा प्रथा के तहत कार्यक्रम हुए जहां पर कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 25 लाख रुपए तक इकट्ठे हुए। जी ऐसी घटनाएं हुई और बहुत अच्छा मुझे लगता है एक नवाचार मेरा सफल रहा। जी। तो सर जैसे आपने समाज और शिक्षा को जोड़ने की बात कही, तो समाज में एकता और शिक्षा की भूमिका क्या है? समाज को जोड़ना बहुत अधिक आवश्यक है क्योंकि जब तक समाज संगठित नहीं रहेगा जी तब तक जो है सुदृढ़ नहीं रहेगा, तब तक जो देश विकसित भी नहीं होगा और शक्तिशाली नहीं बनेगा। तो इसके लिए समाज में सभी तबकों को एक मंच पर लाना, यह शिक्षा की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए और इसमें शिक्षा ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जी शिक्षा के माध्यम से हम सबको सबको जागृत करें, सब में यह चेतना विकसित करें कि भाई हम सबसे पहले समाज और राष्ट्र, उसके बाद स्व और स्वयं का परिवार। जी तो यह बात इसको लागू करने के लिए हमने साकर खाइया में भी जो है वो नौतरा प्रथा के साथ में वीर बाला कालीबाई एक रैली आयोजित जी। थी और उस रैली के माध्यम से वहां पर जितने भी गांव थे उन सभी गांवों को जोड़ने का प्रयास किया और सबके मन में ये बात तो घर कर गई कि हमें एक तो अपने बच्चों को पढ़ाना है और हमें देश के लिए एक रहना है। अगर एक रहेंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। जी। यह वाली बात वहां पर हुई। और जब यहाँ पर आकर के भी अभी कुछ समय पहले एक विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम हुआ था। जी तो सनातन, क्योंकि हमारी पूरी भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति, तो सनातन संस्कृति को जागृत करने के लिए और सनातन संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए और सब लोगों में सनातन संस्कृति के भाव पैदा करने के लिए एक पूरी शोभा यात्रा का यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था जिसमें सभी समाज के सभी लोग, सभी वर्गों के लोग जुड़े जी और उनने यह बात गई कि भाई हम सब एक हैं और हम सभी, उनको ये बताया गया कि अंबेडकर हैं वो सनातन के अंग है, महात्मा बुद्ध हैं वो सनातन के अंग है, वाल्मीकि हैं वो सनातन के अंग है, परशुराम है वो सनातन के अंग है, विश्वकर्मा है वो सनातन के अंग है, महावीर स्वामी है वो सनातन के अंग है, भरसागर जी हैं जो यहाँ के लोहारिया के जो है आचार्य, जैन आचार्य, वो सनातन के अंग है। ये सारे सनातन के अलग अलग अंग हैं, चाहे लाल बाल पाल कह दें, चाहे भगत सिंह कह दें, चाहे रानी लक्ष्मीबाई कह दें, चाहे मीरा कहें, चाहे राधा कहें, राम कहें, चाहे कृष्ण कहें, ये सारे सनातन के अलग अलग अंग हैं और पूरा सनातन इन सब से मिला करके बनता है। हम किसी एक को अगर निकाल देंगे तो सनातन हट जाएगा, सबको जोड़ेंगे तभी सनातन, इसलिए हम सब जुड़े। सर जैसा कि आपने बताया, तो आपकी बातों से मुझे ये लगा कि आप शिक्षा के माध्यम से या विद्यालय के माध्यम से आप सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं। तो आप इस सामाजिक समरसता के लिए युवाओं, शिक्षा से संबंधित युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? युवा, मैं जहां तक समझता हूँ, यु और वाह, यु का मतलब युग और वाह का मतलब वाहक, जो इस युग का वाहक है वो युवा है। मतलब इस पूरे युग, मतलब इस पूरे संसार को जो चला रहा है वो युवा है जी। तो उनके लिए यही है कि हम जो भी कार्य करें बड़ी निष्ठा से करें, बड़े समर्पण से करें और पूर्ण तन्मयता से करेंगे तो सफलता अनिवार्य रूप से हासिल होगी। हम अपना अगर 100% देंगे तो निश्चित रूप से सफलता 100% मिलेगी जी। और जैसा कहा भी है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, जी क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं। जी बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। सर आप एक शिक्षक हैं और एक प्रधानाचार्य के पद पर भी हैं, तो उसके बाद भी सर आपको पीएचडी करने की क्या आवश्यकता पड़ी सर? प्रधानाचार्य होना एक अलग बात है, शिक्षक होना एक अलग बात है, लेकिन मैं स्वयं एक विद्यार्थी रहा हूँ
और अभी भी अपने आप को विद्यार्थी ही मानता हूँ, जी। क्योंकि ज्ञान तो बहुत विस्तृत है, व्यापक है, और उसमें जितना हम ले सके उतना हम ले पाए, बहुत अच्छा वो रहता है। फिर इतिहास में मेरी रुचि भी रही है, जी सर। और पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने अपना हाथ भी आजमाया है, और लगभग 5 बार मैं आरएएस के और आरपीएससी में इंटरव्यू दे चुका हूँ। जी। कुछ कई 2 बार मेरा सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन फिर मुझे वो वहां पर थोड़ा कम समझ में है, तो इसलिए शिक्षा विभाग में नहीं छोड़ पाया। जी सर। और साथ ही किसी विषय में अधिक गहराई से उतरने के लिए पीएचडी करना एक अच्छा रहता है। उसके लिए मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा उस पे करूंगा, और मेरे को जब अक्सर एक बात मेरे को दिल में दर्द पैदा करती थी कि जब भी हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो राजस्थान का इतिहास 2-4 पन्नों में सिमट जाता है, जी बिल्कुल। और राजस्थान का इतिहास पन्ना पढ़ते हैं तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर हम महज एक आध पैराग्राफ में ही सिमट जाते हैं। जी जी। हम अक्सर यही नाम सुनते हैं कि यार एक तो अपने भोगीलाल जी पंड्या हुए, हरिदेव जोशी हुए, तो ऐसा लगता है कि 2-4 नाम ही हम सिमट गए क्या। उधर से अगर माने तो कालीबाई हुई, तो फिर ऐसा लगा कि इस पर अध्ययन करना चाहिए कि वास्तव में हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए या नहीं हुए, यहाँ पर जो है वो स्वतंत्रता के प्रति लोगों में उत्साह था या नहीं था। जी जी। तो जब इस क्षेत्र में मैंने अपना पीएचडी हुआ तो मैंने अपना विषय ही यही रखा था, दक्षिण राजस्थान में 1818 से 1950 के तक राजनीतिक चेतना का इतिहास, विशेष करके बांसवाड़ा डूंगरपुर। जी। तो यहाँ पर जब मैंने उस क्षेत्र में अलग अलग लाइब्रेरी में जाकर के, अलग अलग गांवों में जाकर के यह अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि यार हर गांव में यहाँ पर क्रांतिकारी हुए, हर गांव में स्वतंत्रता सेनानी हुए। यहाँ तक लोहारिया में अगर हम देखें तो लोहारिया में हमारे कोदरलाल जी जैन बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी हुए, जिन्होंने 2 महीने तक उनको जेल में बंद रखा, और जेल में उन्होंने भूखा किसान करके एक किताब लिखी। अच्छा। जब ये बात गांव में बताई तो बहुत सारे ग्रामीणों को भी ये पता नहीं था। जी। तो जब हम ऐसा पढ़ते हैं, एक बड़ी मार्मिक कहानी मुझे इसमें मिली कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने सारे खेत बेच करके घोड़ा लिया, और घोड़ा इसी बात के लिए लिया कि रात को घोड़े पर बैठ करके गांव गांव जाएंगे और लोगों में चेतना जागृत करेंगे, अपने को अंग्रेजों को भगाना है और अपने देश को स्वतंत्र कराना है। सारे खेत बेच दिए जब, और घोड़ा लेकर के गए, और रात को अंग्रेजों ने वो घोड़ा भी पकड़ लिया। उनकी सारी कमाई जो थी वो सारी चली गई। तो उन्होंने फिर अपने बच्चों को और अपने पत्नी को, उन सबको जो है वो वहां पर जो बड़े बड़े जो व्यापारी उनके घर पे गिरवी रख दिया कि आप इनको गिरवी लो, मुझे पैसे दो, मैं फिर से जो है वो घोड़ा लाता हूँ और फिर ये निकलता हूँ। तो फिर व्यापारी को भी मन में राष्ट्रीयता का भाव देगा, उन्होंने वो कार्य नहीं किया, लेकिन उसको फिर घोड़ा लाके दिया, और उस घोड़े से वो लगातार वो करते रहे, स्वतंत्रता की चेतना का कार्य करते रहे। और इस तरह तो ऐसी बातें जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मन बड़ा ही प्रफुल्लित हो जाता है। कालीबाई के बारे में सब जानते हैं कि किस तरह अपने शिक्षक को बचाने के लिए वो शहीद हो गई। उनको बड़ी दुर्दांत और बड़ी उनको बड़ी उससे बेरहमी से अंग्रेजों ने मार दिया, फिर भी उस छोटी सी 12 साल की लड़की ने अपने गुरु को बचाया। यह एक देखने वाली बात थी। जी सर, जैसे कि आपने विद्यालय विकास या विद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बात करी सर, लेकिन आज जो गवर्नमेंट है वो विद्यालय पर और शिक्षकों पे गैर शैक्षणिक कार्यों का एक बोझ बढ़ता जा रहा है सर, उसे आप कैसे देखते हैं? सर यह बात सही है कि शिक्षकों को अक्सर लगता है कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो वास्तव में उनके शैक्षणिक क्रियाकलापों में आड़े आते हैं। जी। बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है कि यार अगर ये चीजें नहीं हो तो हम पढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमारे बहुत सारे संगठन सरकार से बात करते भी रहते हैं और संवाद स्थापित भी कर रहे हैं। उस संदर्भ में जो भी सरकार का जो भी निर्णय होगा और हमारे संगठनों का जो निर्णय होगा वो मुझे लगता है, मुझे मान्य है, और सरकार
कुछ कार्य ऐसे भी रहते हैं जो वास्तव में राष्ट्रीय स्तर के रहते हैं, जैसे चुनाव करवाना या जनगणना कराना। यह कार्य ऐसे रहते हैं जिसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत ही अपरिहार्य है। शिक्षकों के बिना वो संपूर्ण होना भी संभव नहीं है। जी हाँ, कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जिस पर हमारे संगठन जो है वो सरकार से बातचीत करते हैं, और बहुत सारी चीजें सरकार भी सोचते हैं हाँ यार ये नहीं है तो उसको हटाते हैं, तो यह चलता रहता है। तो सर, जैसे कि आपने सर्वांगीण विकास की बात की, विद्यालय में सारी चीजें बताई आपने, तो सर अब तक के ऐसा कोई भामाशाह जिसने हट के काम किया हो या आपको सहयोग किया हो, ऐसा कोई हो? जी सर, अभी मेरे अगर इस प्रशासनिक समय में मतलब कार्यकाल में देखें, एक प्रधानाचार्य बनने के बाद में, तो हमारे एक लोहारिया में दादी हैं रहे हैं जयवंती जी, जी वो हाल ही में कुछ समय पहले उनका स्वर्गवास भी हो गया। उन्होंने अपने पति अमीरचंद जी की स्मृति में अपनी जो जमीन थी लोहारे में, वो जी। पूरी की पूरी उन्होंने शिक्षा के लिए दान कर दी। वो बहुत बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति करोड़पति है और वो अगर 1 लाख रुपए दान देता है तो वो उतना महत्व नहीं, लेकिन अगर कोई 1 लाख रुपए ही है और वो सारा अगर दान कर दे तो वो बहुत बड़ा दान है। जी बिल्कुल सर। क्योंकि उनके पास में जमीन का एक टुकड़ा विद्यालय से लगता हुआ था, तो वो पूरा का पूरा टुकड़ा उनको बहुत सारे लोगों ने उनसे संपर्क भी किया कि भाई हमें दोनों के मना कर दिया, मैं बेचूंगी नहीं, ये शिक्षा के लिए दान करूंगी, और उन्होंने विद्यालय को दान किया। तो इस अवसर पर मैं उनके दोनों ही के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सदगति मिले, मोक्ष मिले और प्रभु के श्री चरणों में उनका सदैव वास हो। जी सर। सर अब तक के विद्यालय के सर्वांगीण विकास में सबसे बड़ी चुनौती आपकी कौन सी रही सर? सर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में अतिक्रमण का मुद्दा जो रहा, चाहे मैं लोहारिया रहा, चाहे मैं कोटड़ा बड़ा में भी रहा, वहां भी अतिक्रमण कह सकते हैं, या विद्यालय की जो जमीन है उसका सीमांकन करवाना जी वो रहा। लोहारिया आकर के भी अतिक्रमण का एक ऐसा मुद्दा था कि लोहारिया का जो मुख्य मैदान है, जी माही कॉलोनी, जो लोहारिया से आधा किलोमीटर की परिसीमा में स्थित है, जी तो वहां पर मुख्य द्वार पर एक घर बना दिया गया था। लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। हमारे एसडीएमसी, मेरे आने के बाद में हमारे एसडीएमसी के जो सदस्य थे वो लगातार मुझ पर यह कह रहे थे कि भाई आप किसी भी हालत में इसको खत्म कराओ, नहीं तो हम कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है या प्रशासनिक कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैं उस परिवार से मिला और उस परिवार को समझाने में सफल रहा, और आप आश्चर्य मानेंगे कि मुझे लगता है पूरे राजस्थान के शिक्षा के इतिहास में देखें, किसी व्यक्ति ने अपने हाथों से अपना घर गिरा दिया हो विद्यालय के लिए, यह पहला अवसर है। तो उस पूरे परिवार ने अपने वो घर बहुत सहज अवस्था में गिरा दिए, जिसको कानूनी कार्रवाई करने के लिए लोग कह रहे थे, लेकिन बहुत सहज अवस्था में गिर गया। यह बहुत बड़ा मैं अपनी सफलता और उपलब्धि मानता हूँ, और ये विद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, हमारे गांव की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, मेरे अकेले की पूरे सबकी सामूहिक उपलब्धि रही। साथ ही जब मैं साकर खाया गया, वहां पर भी अतिक्रमण का मामला मेरे सामने है, और वहां पर जब मामला आया तो मैंने ज्वाइन किया और दूसरे दिन ही मैंने जेसीबी चालू कर दिया था। मुझे ये भी पता नहीं था जमीन किसने अतिक्रमण की है, या मुझे ये भी पता नहीं था कि वहां पर कौन कौन लोग रहते हैं, किस तरह से क्या है। जब वो अतिक्रमण के लिए जेसीबी आई तो लोग मुझ पर बहुत सारे दबाव बनाने लगे, मेरे पर जबरदस्त दबाव था। एक भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि हम आपको नेताजी से कहलवा करके, और अगर आपने ये नहीं हटाया तो आपका कल किसी भी हालत में ट्रांसफर करा देंगे, और नेताजी का बाड़मेर और जैसलमेर तक आपको भेज देंगे। मैंने कहा कि अगर आप बाड़मेर जैसलमेर तक भेज सकते हैं, थोड़ा और धक्का देना तो मैं पाकिस्तान तक पहुंच जाऊंगा, तो पाकिस्तान भी देख लूंगा। तो फिर वो बात भी जमीनी उनको लगा कि यार यहाँ तो ये दाल गलने वाली नहीं है। मैंने कहा कि यार आप जैसलमेर बाड़मेर भी भेज देंगे तो मेरी तो यही काम करने की चल, फिर आप कहाँ भेजेंगे, इसलिए आप ये वाली बातें छोड़ दीजिए। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन भी काम बंद नहीं हुआ। एक भाई साहब आए, तो मेरा
मुझे कहने लगे कि अगर आपने काम बंद नहीं कराया और इस तरह से अतिक्रमण के काम नहीं रुकवाए तो आपको जो है वो बेड़ेश्वर की घाटी नहीं चढ़ने देंगे, और स्कूल साकर का या ठीक है बानेश्वर की घाटी नहीं चढ़ने देंगे और तलवारों से काट डालेंगे। कहा कि यार आप तलवारों से काट डालेंगे ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, पर आपको जिन्होंने कहलवाया उनको जाकर के ये कहना कि इतने दिन तो मैं कार से आता था तो अब मैं स्कूटी से आऊंगा, आप ताकि आपको तलवार से काटने में दिक्कत ना हो। और उसके बाद मैं फिर स्कूटी से ही विद्यालय गया और बड़ी चुनौतियां थी, बहुत सारे दबाव थे और बहुत सारे ऐसे मुझे प्रशासन से और मेरे विभाग के उच्चाधिकारियों को भी मुझे समझाना पड़ रहा था। वो भी लगातार मेरे दूसरे साथी को वो भी चलो छोड़ दो ना यार, कहाँ दिक्कत है ना अपने। मैंने कहा जो नियम है और जो विद्यालय का हित है वो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरा एक मूल मंत्र रहा है विद्यार्थी हित और विद्यालय हित, ये दो किसी भी हालत में पूर्ण होने चाहिए। जी, तो सर आपने चुनौतियों के बारे में बताया, अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे सफर में गांव का कैसा सहयोग रहा सर? गांव का मेरा पूर्ण सहयोग रहा, चाहे लोहारिया हो, चाहे कोटड़ा बड़ा हो, चाहे साकर खाया हो, गांव का मुझे बहुत प्यार मिला। जी अब कुछ समाज कंटक तो हर जगह रहते जी, हैं, जी, कुछ बिल्कुल। विरोधी हर जगह रहते हैं, दो चार लोग तो कहीं पर हो सकते हैं। जी लेकिन जब हमारे कुछ जो साथी युवा साथी हैं, जो मुझे साकर खाया जब मेरा विदाई का कार्यक्रम था और मुझे लोहारिया के लिए लेने के लिए आए थे, वो सभी लोग मुझे जब लेने के लिए आए तो जब वो वहां पर उन लोगों का दुख देख करके वो इस तरह से रो रहे थे जैसे कोई मर गया हो। ऐसा दुख देख करके उनको भी ऐसा लगा कि यार अगर हम ऐसा जानते तो आपको साकर खाई से लोहारिया नहीं लाते। इतना अधिक प्रेम मुझे मिला और लोहारिया में भी बहुत अच्छा प्रेम है। अभी हमने जो कार्यक्रम किया, विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम किया, उसमें सभी समाजों ने खुल करके विद्यालय में के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा समर्पण और साथ दिया, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी हमें यह मेरे लिए ये मानता हूँ मैं उपलब्धि रही। लोगों की जो मेरे ऊपर जो प्रेम रहा, इससे यही कह सकते हैं कि जैसे यह शिक्षा का जो पहिया, एक जो मोटर है वो 3 पहियों पर चलती है। जी एक शिक्षक है, एक अभिभावक है और एक छात्र है। इन तीनों के आपस में मिलजुल करके ही चल सकती है। तो कहते हैं कि पूरी धरा दे तो और बात है, पर तू साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चलते हैं, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात तो और बात वाह। तो ये सबके साथ से, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसी पर हम सब चल रहे हैं जी और इसी से आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। सर एक विद्यालय का आधार स्तंभ कहो या उसकी रीढ़ की हड्डी कहो, तो वहाँ का स्टाफ होता है, तो आपका स्टाफ का सहयोग कैसा रहा इस सभी कार्यों में? सर इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली रहा, चाहे स्टाफ कहीं का भी रहा। तीनों ही विद्यालयों में मैंने अगर तुलनात्मक अध्ययन करें बहुत अच्छा प्रेम मिला। जब मैं कोटड़ा से जब वो भरने थे हमारे, तो कोटड़ा से मुझे कहा स्टाफ वालों ने, मुझे लोहारिया सबसे पहले कोटड़ा ही भरना है, कोटड़ा ही भरना है, आपको सबसे पहले कोटड़ा ही आना है। पर चूंकि मैंने उनको कहा 10 साल का समय हो गया, अब मुझे किसी और विद्यालय में जाने दीजिए, फिर भी वो कई दिनों तक मेरे से नाराज भी रहे। जब मैं लोहारिया आया, लोहारिया से जब मैं साकर खाइया के लिए गया, लोहारिया का तब ऑप्शन नहीं था, नहीं लोहारिया पहली बार भर सकता था, लेकिन लोहारिया का ऑप्शन नहीं था। जब साकर खाइया गया तो लोहारिया से सभी स्टाफ साथियों के रोज लगभग एक दो साथियों के रोज फोन आ ही जाते कि आपको सर आना ही है। और आप यकीन मानिए मैं लोहारिया नहीं आना चाहता था, इसलिए मैं लोहारिया आया नहीं, मुझे लोहारिया लाया गया। और ये हमारे जो स्टाफ साथी और लोहारिया के जो युवा जो है, जो आज के युवा है और वो मेरे शिष्य हैं, उनकी बदौलत ही मैं हूँ।
बाकी मेरी लोहारिया आने की, क्योंकि एक बार मैं आगे हमने कहा कि अपना बहुत हो गया है, अब कहीं और अपन सेवा जी। दे, लेकिन उन सब की इच्छा से ही मैं आया जी। हूँ। तो स्टाफ का भरपूर प्रेम रहा है। जी। सर अभी हम जिस स्टाफ रूम में बैठे हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं न कहीं ऐसा पूरे राजस्थान में ऐसा स्टाफ रूम नहीं होगा। तो सर ये चीज कैसे संभव हो पाई सर? सर जब मैं पहली बार आया यहाँ पर, तो वहाँ का उस दिन का जो यहाँ का था, वो शिक्षकों की गरिमा के अनुरूप नहीं था जो माहौल था इस जी, स्टाफ जी। रूम का। जब यहाँ पर एसडीएमसी की बैठक ली तो मुझे किसी सदस्य ने कहा कि यार इस तरह से स्टाफ रूम नहीं होना चाहिए, पीएमसी स्कूल है और यहाँ का स्टाफ रूम ऐसा होता है कि। तो उसी समय क्या, मैं शाम को एक समाचार देख रहा था न्यूज चैनल पर, और मोदी जी अपना कोई मीटिंग ले रहे थे और उनकी मीटिंग में मुझे इसी तरह का नजारा देखा। तो मुझे लगता है कि ऐसा मेरा भी स्टाफ रूम होना चाहिए। फिर उस कल्पना के अनुरूप बनाने की कोशिश की और एक अच्छा स्टाफ रूम हम सब मिल करके बना जी पाए। बिल्कुल सर। जी। सर जैसे कि आपने सर्वांगीण विकास की बात की, सामाजिक समरसता की बात की, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप किस राजनीतिक दल को समर्थन करते हैं? राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो सर मेरी तो एक ही राजनीतिक पार्टी रही है, वो विद्यालय का विकास रहा है। मेरा एक ही राजनीतिक दल को समर्थन रहा है, वो है हमारे बच्चों का विकास है। मैं अगर किसी विचारधारा को फॉलो करता हूं तो वो है हमारे राष्ट्र का विकास है। तो अगर राष्ट्र का विकास, विद्यालय का विकास और विद्यार्थी का विकास, यही मेरी राजनीति है और यही मेरी विचारधारा है और यही मेरी सोच है। ठीक सर, आपने एक सर्वांगीण विद्यालय की परिभाषा जो हमें बताई है और एक शिक्षक कहाँ तक और कितना कार्य कर सकते हैं उसकी आपने हमें हमारे श्रोताओं को, हमारे ऑडियंस को बताया सर। इसके लिए और आपने अपना समय दिया सर, इसके लिए द संदीप शो और उसकी टीम की ओर से आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप भी बहुत आगे बढ़े और मैं दर्शकों से यह अपील करूंगा कि संदीप जी का व्यवहार और संदीप जी की वाणी बहुत ही विनम्र है और आप समाज के हित के लिए और सबके भले के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं और दिन रात इसी विचार लिए लेते हैं कि हम कैसे भी करके समाज की अच्छी बातों को और समाज में जो अच्छा चल रहा है उसको सबके सामने लाया जाए, सबके सामने परोसा जाए। तो मैं आपके लिए भी मंगल कामनाएं बहुत बहुत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।